4. प्रशासनिक संगठन और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1784 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसकी आर्थिक नीतियाँ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की जाने लगी। अब हम उस पर संगठन की चर्चा करेंगे जिसके जरिए कंपनी ने अपने नव प्राप्त उपनिवेश की शासन व्यवस्था का संचालन किया था। आरंभ में कंपनी ने भारत में स्थित अपने इलाकों का प्रशासन भारतीयों के हाथों में छोड़ दिया था। तब उसकी गतिविधि देख रेख तक सीमित रह गई थी, मगर उसने जल्दी समझ लिया था कि प्रशासन पुराने तौर तरीकों का अनुसरण करने से ब्रिटिश उद्देश्य ठीक से प्राप्त नहीं हो सकते। फलस्वरूप कंपनी ने प्रशासन में कुछ पहलुओं को अपने हाथों में लिया। वॉरेन हेस्टी और कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रशासन आमूल परिवर्तन किया गया और नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी प्रशासन के ढांचे की तर्ज पर रखी गई। नए क्षेत्रों को ब्रिटिश सत्ता के स्वीकार, नई समस्या, नए आवश्यकताओं, नए अनुभवों और नए विचारों के फलस्वरूप 19वीं सदी में प्रशासन की व्यवस्था अधिक गंभीर परिवर्तन हुए। मगर इन परिवर्तनों के दौरान साम्राज्यवादी के व्यापक उद्देश्यों को कभी नहीं भुलाया गया। भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। वे थे नागरिक सेवा, सेना और पुलिस। ऐसा 2 वजह से हुआ था। पहला कारण था ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाए रखा। कानून व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश सौदागर, ब्रिटिश विनिर्माता अपनी वस्तुओं को भारत के कोने कोने तक भेजने की उम्मीद नहीं रख सकते थे। फिर भी विदेशी होने के कारण अंग्रेज भारतीय जनता का स्नेह पाने की आशा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जन समर्थन के बदले शक्ति का सहारा लिया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने अपने भाई लॉर्ड वेलेस्ली के भारत में काम किया और यूरोप जाने पर लिखा। भारत सरकार की व्यवस्था सत्ता की नींव और उसे संभालने तथा सरकार के क्रियाकलाप चलाने के तौर तरीकों समान उद्देश्य के लिए यूरोप में बनाए गए तौर तरीके बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ संपूर्ण सत्ता की नींव और उपकरण तलवार है। नागरिक सेवा सिविल सर्विस। नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जैसे पहले ही के एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि आरंभ में पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कर्मचारियों के जरिए होता था। कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, मगर उन्हें अपना निजी व्यापार करने की इजाज़त थी। बाद में कंपनी में एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। तब उन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य प्रारंभ कर दिए। वे अत्यंत भ्रष्ट हो गए थे। स्थानीय बुनकरों, दस्तकारों, सौदाकारों, जमींदारों का उत्पीड़न कर, राजाओं और नवाबों में घूस नजराना ऐंठ कर गैर कानूनी निजी व्यापार के जरिए उन्होंने अकथनीय संपदा इकट्ठा की, जिसको लेकर सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड चले गए। क्लाइव वॉरेन हेस्टी उनके भ्रष्टाचारों को समाप्त करने के प्रयास किए, मगर इस काम में वो आंशिक रूप से ही सफल रहे। कॉर्नवालिस ने 1786 में भारत में गवर्नर जनरल बन के आया। प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, मगर उसने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी तब तक ईमानदारों को सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिल जाते। इसलिए उन्होंने निजी व्यापार और अफसरों के दौरान नजराने घूस ले जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए। साथ ही उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ा दिए। उदाहरण के लिए जिले के कलेक्टर का वेतन 1500 प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त उसे अपने जिले की कुल वसूल की गई राजस्व रकम का 1% दिया जाना तय हुआ। कंपनी की नागरिक सेवा संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा हो गई। कॉर्नवालिस यह भी निर्धारित किया कि नागरिक सेवा में पदोन्नति वैसा के आधार पर होगा जिससे उसके सदस्य बाहरी प्रभाव से मुक्त रहेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा के प्रशिक्षण और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया। 1806 में उन्होंने कलकत्ता में कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हैनबरी में अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। 1553 में नागरिक सेवा की सारी नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते रहे।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ नई नियुक्तियों का मौका दिया। निदेशकों ने लाभ, पद और बहुमूल्य विशेषाधिकार को बनाए रखने में बहुत संघर्ष किया। जब संसद ने उनके अन्य आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकारों को छीन लिया, तब भी उन्होंने इस विशेषाधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। अंततः 1853 में वे उसे खो बैठे और चार्टर एक्ट में ये कानून व्यवस्था लागू कर दी कि नागरिक सेवा के सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे। कॉर्नवालिस के ज़माने से ही भारतीय नागरिक सेवा एक खास विशेषता है कि भारत को बड़ी सख्ती से पूरी तरह से अलग रखना। अधिकृत तौर पर 1793 में ये व्यवस्था की गई कि प्रशासन में उसके सारे ऊंचे पदों ओहदों में 500 पौंड सालाना से अधिक वेतन मिलता था। केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे। इस नीति को सरकार की अन्य शाखाओं से सेना, पुलिस, न्यायपालिका, इंजीनियरिंग में भी लागू किया गया। कॉर्नवालिस की जगह गवर्नर जनरल बनकर भारत आने वाले जॉन सॉर के शब्दों में है, जॉन सॉर। अंग्रेज का बुनियादी सिद्धांत सारे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हितों और फायदों के लिए गुलाम बनाना है। भारतवासियों को हर सम्मान, प्रतिष्ठा, ओहदे से वंचित रखा गया था। उन्हें स्वीकार करने के लिए छोटे छोटे अंग्रेजों की भी चिरोरी की जाती थी। अंग्रेजों ने ऐसी नीति का अनुसरण क्यों किया? इसके लिए अनेक संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, अनेक कारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। सर्वप्रथम उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश विचारों, संस्थानों और व्यवहारों पर आधारित कोई प्रशासन केवल अंग्रेज कार्यकर्ताओं द्वारा ही पूरी तरह से स्थापित किया जा सकता है। फिर भारतीय लोगों की योग्यता, ईमानदारी पर भरोसा नहीं था। उदाहरण के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष चार्ल्स ग्रांट ने भारतीय जनता की निंदा करते हुए कहा था कि मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है, जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाममात्र की भावना रह गई है और जो अपने दुर्गुणों के कारण विभिन्नता के कारण धसी हुई है। इसी तरह कॉर्नवालिस का विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है।